आज हम हिंदुस्तान के अंदर सोशलिस्ट थॉट को डिस्कस करने वाले हैं और हम जेपी नारायण की सोशलिस्ट थॉट को डिस्कस करने वाले हैं और इसलिए हमारे टॉपिक का नाम भी यही है, सोशलिस्ट थॉट इन इंडिया, जेपी नारायण। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेपी नारायण के सोशलिस्ट कंसेप्ट की, कि वो किस तरह से सोशलिस्ट थॉट देते हैं, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है और उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं सोशलिज्म की तरफ, वो क्या कहना चाहते हैं सोशलिस्ट थॉट के अंदर। जेपी नारायण का मतलब हुआ जया प्रकाश नारायण, जिनका जन्म 1902 में होता है और 1979 में उनकी डेथ हो जाती है। वो एक सोशलिस्ट लीडर थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और उनको भारत रत्न अवार्ड के साथ जो है सम्मानित भी किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको अगर जेपी नारायण की बात बताऊं तो उन्होंने हमारे देश की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काफ़ी जदोजहद की है, हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और साथ ही साथ 1970s के आसपास जब हमारे देश के अंदर इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, मतलब कि वो टाइम जब हमारे यहाँ सारा का सारी पावर्स जो हैं वो इंदिरा गांधी के पास थी, जब हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी, उस वक्त कहा जाता है कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी उस वक्त तानाशाह की तरह बन गई थी, सारी की सारी पावर्स उनके हाथ में थी, वो जो चाहती वो करती। इसलिए जो उस टाइम का दौर था, वो जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज थी, वो जो तानाशाही का दौर था, वो इमरजेंसी का जो दौर था, उस वक्त जया प्रकाश नारायण जो थे वो एक अपोजिशन के लीडर की तरह खड़े थे, वो इंदिरा गांधी को उस वक्त अपोज कर रहे थे। इसलिए भी जेपी नारायण की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाती है। जब मैं जया प्रकाश नारायण की बात करता हूँ, वो हिंदुस्तान में सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, वो सोशलिस्ट थॉट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि सोशलिज्म होता क्या है। जब मैं सोशलिज्म की बात करता हूँ, इसके अंदर आता है Socialism advocates collective ownership of resources and equal distribution of wealth, emphasis on social welfare and cooperation। सोशलिज्म के अंदर आता है कि एक ऐसा समाज जहां पे सब बराबर हों, सबके पास पैसे के लिहाज से भी सब बराबर हों। ऐसा ना हो कि कुछ लोग अंबानी अडानी की तरह काफ़ी अमीर हों और कुछ लोग काफ़ी गरीब हों, बल्कि सबके पास जो है वो पैसे बराबर हों, सब लोग जो हैं वो इक्वल हों। और साथ ही साथ इसके अंदर आता है कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जितने भी हमारे देश के अंदर रिसोर्सेज हैं उनकी कलेक्टिवली ओनरशिप हो, मतलब कि लोग कंट्रोल करें हमारे देश के रिसोर्सेज को। ऐसा ना हो कि हमारे देश के रिसोर्सेज के ऊपर प्राइवेट फर्म्स का हाथ हो। जैसे आज आप देखते होंगे हमारे देश के एयरवेज को कौन कंट्रोल करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं, प्राइवेट कंपनीज करती हैं। हमारे देश के अंदर टेली कम्युनिकेशन को, सिम्स को, जियो को, एयरटेल को, इनको कौन ओन करता है? इनको भी प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं। हमारे देश के अंदर काफ़ी सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब कुछ गिने चुने लोग जो हैं वो उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं, ओन करते हैं उसको। लेकिन इसमें कहा गया है कि हर एक रिसोर्सेज के ऊपर लोगों का कंट्रोल होगा। हमारे यहाँ एयरवेज भी लोगों के कंट्रोल में होंगे, सरकारी होंगे, रेलवे सरकारी होंगी, उसके बाद टेली कम्युनिकेशन सरकारी होगी, हर कुछ सरकारी होगा, उस चीज़ की यहाँ पे बात की जाती है। उसके बाद इसके अंदर आता है इम्फेसिस ऑन सोशल वेलफेयर। यहाँ पे सोशल वेलफेयर की बात की जाती है कि लोगों को किस तरह से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, लोगों की वेलफेयर के लिए किस तरह से काम करना है, समाज के अंदर इनइक्वालिटीज को किस तरह से खत्म करना है, समाज के अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, मतलब समाज जो है इक्वल हो, सोशल जस्टिस हो, हर किसी के पास इंसाफ हो। इस चीज की बात की जाती है सोशलिज्म के अंदर। सोशलिज्म के अंदर यह भी कहा जाता है कि एक ऐसा समाज होगा जहां पे स्टेट होगी ही नहीं, सरकार होगी ही नहीं, बल्कि समाज जो है वो लोगों के हाथ में होगा। वहां पे जो है सारे के सारे रिसोर्सेज लोगों के हाथ में होंगे। लेकिन हालांकि यहाँ पे सोशलिज्म दो तीन टाइप में बढ़ जाता है। एक सोशलिज्म हो गया कम्युनिस्ट सोशलिज्म या फिर मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, एक सोशलिज्म हो गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर कहा जाता है कि सरकार होनी चाहिए, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के अंदर कहा जाता है सरकार नहीं होनी चाहिए। हम उस डिबेट के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको सोशलिज्म का एक क्रक्स अगर दे दूं तो उसके अंदर आता है लोगों के पास बराबरी हो, सोशल इक्वालिटी हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, लोगों के पास जस्टिस हो, समाज के अंदर हर कोई बराबर हो। इस चीज की बात की जाती है सोशलिज्म के अंदर। लेकिन जब हम जेपी नारायण की बात करते हैं सोशलिज्म के ऊपर, उनका क्या कहना है, तो उसके अंदर वो सबसे पहले बात करते हैं एंटी करप्शन की। वो कहते हैं कि समाज के अंदर करप्शन नहीं होनी चाहिए, समाज के अंदर जो है रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए। अगर एक समाज के अंदर, एक देश के अंदर करप्शन है
तो वो देश सोशलिज्म की तरफ नहीं बढ़ सकता, उस देश के अंदर लोगों की वेलफेयर नहीं की जा सकती, उस देश के अंदर सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती, वो देश तरक्की की तरफ नहीं बढ़ सकता, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे देश के अंदर हमें अगर तरक्की करनी है, डेवलपमेंट करनी है, प्रोग्रेस करनी है, लोगों को अपलिफ्ट करना है, तो हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर करप्शन खत्म होनी चाहिए। सबसे पहले वो इस चीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेकंड, वो इसके अंदर बात करते हैं इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने इंटेग्रल ह्यूमनिज्म को बड़े विस्तार से समझा था। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट जो है अरविंदो घोष देते हैं, और साथ ही साथ इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट जो है वो दीन दयाल उपाध्याय ने भी दिया था। तो वो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म से काफी इंस्पायर्ड थे। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब क्या होता है? इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब होता है एक इंसान की ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, एक इंसान की सोशली भी डेवलप करना, उसको इंटेलेक्चुअली इसको डेवलप करना, मॉरली इसको डेवलप करना, स्पिरिचुअली इसको डेवलप करना, फिजिकली इसको डेवलप करना, मेंटली उसको डेवलप करना। मतलब एक इंसान के जिंदगी का हर एक एस्पेक्ट जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। इंसान मेंटली भी स्ट्रांग है, सोशली भी स्ट्रांग है, राइट, उसके समाज के साथ रिलेशंस भी अच्छे हैं, उठना बैठना अच्छा है, मेंटली वो क्या बोलते स्ट्रांग है, उसके बाद वो फिजिकली हट्टा कट्टा भी है, उसके बाद जो है वो इमोशनली स्ट्रांग है। ऐसा नहीं होता है कि वो खुशी वाली जगह पे जो है रोना स्टार्ट कर देता है, या फिर कहीं पे दुख वाली कोई जगह हो वहां पे वो हंसना स्टार्ट कर रहा है। तो इंसान के लाइफ का हर एक एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी डेवलप्ड है। तो उस चीज की वो बात कर रहे हैं, उस चीज से बड़े इंस्पायर्ड है वो। उसके बाद इसके अंदर आता है अपोजिशन टू अथॉरिटेरियनिज्म। वो अथॉरिटेरियनिज्म के काफी खिलाफ है। सबसे पहले आपको अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब समझना होगा। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है जब कुछ लोग पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं एक्सेसिव अमाउंट में। मतलब कि जब सरकार में बैठे हुए लोग या फिर जो भी लोग हमारे देश के अंदर गवर्न कर रहे हैं, जब वो तानाशाही चलाने लगते हैं, जब वो ऑपरेसिव मीन्स अडॉप्ट करते हैं जनता के ऊपर, मतलब कि जब तानाशाही चलाई जाती है, लोगों को सुनी नहीं जाती है, लोगों के राइट्स को जो है वायलेट किया जाता है, लोगों के ऊपर जो है अपना खूब कंट्रोल जमाया जाता है, उस चीज को कहते हैं अथॉरिटेरियनिज्म। तो वो अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ थे। जैसे कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के अंदर हमारे देश को जब आज़ादी मिली और उस वक्त ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म चला के रखा हुआ था, तानाशाही चला के रखी हुई थी, वो ऐसा एक्सप्लॉइटेटिव जो नेचर था कॉलोनियलिज्म का, उसको वो अपोज करते हैं। और उसके बाद इंदिरा गांधी को अपोज करते हैं 1970s में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी लगती है। उस वक्त हमारे देश के लोगों के राइट्स को कुचला जा रहा था। इंदिरा गांधी के पास काफी सारी पावर आ गई थी, इंदिरा गांधी तानाशाह की तरह बन गई थी। उस वक्त हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, सारी की सारी पावर्स इंदिरा गांधी के पास थी। अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाला जा रहा था, अपोजिशन के लीडर्स के साथ अत्याचार किया जा रहा था, और उस अथॉरिटेरियनिज्म को भी वो अपोज करते हैं। तो इस चीज की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं सोशलिज्म के। उसके बाद इसके अंदर आता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, सोशलिज्म भी दो प्रकार का होता है। एक होता है मार्क्सियन सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, और एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के अंदर आता है कि हम लोकतंत्र को नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ कोई सरकार नहीं होगी, एक सोसाइटी स्टेटलेस सोसाइटी होगी। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर कहा जाता है कि सरकार होगी, डेमोक्रेसी भी होगी और साथ में सोशलिज्म होगा। सो दिस इज द ब्लेंड ऑफ सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। मतलब सोशलिज्म और डेमोक्रेसी का ये ब्लेंड है। इसके अंदर रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम्स आता है, राइट्स वाइल वर्किंग ग्रेटर इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसके अंदर लोगों के फ्रीडम्स की बात की जाती है, उसको रिस्पेक्ट किया जाता है, लोगों के फ्रीडम्स की रिस्पेक्ट की जाती है, लोगों के पास व्यक्तिगत आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे समाज के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी की भी बात की कहा जाता है कि समाज के अंदर बराबरी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी, सोशल एस्पेक्ट में भी समाज के अंदर लोग बराबर होने चाहिए। उसके बाद इसके अंदर आता है सर्वोदय। वो सर्वोदय मूवमेंट का समर्थन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सर्वोदय मूवमेंट के अंदर आता था कि अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए समाज के सभी सेक्शंस की, स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड एंड अंडर डेवलप्ड। मतलब कि हमारे समाज के अंदर जो भी वंचित वर्ग हैं, जो भी प्रताड़ित वर्ग हैं, वो लोग जिनके साथ भेदभाव हुआ है, वो लोग जिनके साथ शोषण हुआ है, गरीब, मजदूर, और साथ ही साथ जो हमारे देश के अंदर लोअर कास्ट के लोग हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उन सेक्शन के अपलिफ्टमेंट की बात, उनको ऊपर उठाने की बात, उनको हक दिलाने की बात, उनको न्याय दिलवाने की बात सर्वोदय मूवमेंट करती थी। और इसीलिए यहाँ पे जेपी नारायण इस सर्वोदय मूवमेंट का समर्थन करते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है लैंड रिफॉर्म्स। वो लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या हुआ? हमारा देश जब आजाद हुआ था तो हमारे देश के अंदर क्या था, कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके पास एकर्स ऑफ लैंड थी, जिनके पास इतनी जमीन थी
कि उनको पता भी नहीं था कि कितनी जमीन है, मतलब कि वो उसको प्रॉपरली वहां पे खेती भी नहीं कर पाते थे, इतनी जमीन थी। और कुछ लोगों के पास, बेचारों के पास जमीन का इतना सा टुकड़ा नहीं था कि वो वहां पे घर बना सकें। तो क्या हुआ, हमारे देश के अंदर जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का। कुछ लोगों के पास काफी ज्यादा लैंड थी, जो जमींदार लोग थे, और कुछ लोगों के पास लैंड थी ही नहीं। वो वहां पे बात करते हैं कि लैंड को जो है, लैंड के ऊपर सीलिंग्स लगाई जाए, लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। वो लोग जिनके पास ज्यादा मात्रा में जमीन है उनसे उसको छीन कर उन लोगों को दिया जाए जिनके पास नहीं है। तो वो लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं। और आपको पता होगा हमारे देश में लैंड रिफॉर्म्स लाए भी गए थे। हमारे देश के अंदर लैंड्स के ऊपर जो है सीलिंग्स लगाई गई थी, लैंड जो है जमींदार लोगों से छीनी गई थी, उनको दी गई थी जिनके पास नहीं है। उस चीज की यहाँ पे बात की जाती है। तो वो कहते हैं कि जिनके पास कम जमीन है, जिनके पास ज्यादा जमीन है, यार तुम जमीन को भी बांट दो। उसके बाद इसके अंदर आता है वर्कर्स राइट। वो मजदूरों के राइट्स की बात कर रहे हैं, वो वर्कर्स के अधिकारों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनको प्रॉपर वेजेस मिलने चाहिए, उनको अच्छी दिहाड़ी मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि तुम 200 रुपया देते हो उनको और पूरा दिन काम करवाते हो और उतने पैसे देते हो जितने से उनको आज शाम का खाना मिल सके, कल का ना मिले, क्योंकि कल का अगर मिल जाएगा वो तुम्हारे पास काम पे नहीं आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि लोगों के जो वेजेस है, लोगों की जो दिहाड़ी है, उसको भी, मजदूरों की दिहाड़ी को भी इंक्रीज किया जाए, उनके लिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस हो, इंप्रूव किया जाए उनकी वर्किंग कंडीशंस को। मतलब कि जहां पे वो काम करते हैं वहां पे ऐसा ना हो कि मजदूरों की हेल्थ खतरे में आ जाए, वहां पे ऐसा काम हो कि मजदूर जो है उनकी, बेचारों की मेंटल हेल्थ खराब हो जाए, उनकी बाकी हेल्थ खराब हो जाए। तो उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, उनके पास एजुकेशन की भी फैसिलिटीज होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, उनके पास अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए। उस चीज की भी यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद इसके अंदर आता है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। वो कह रहे हैं कि देश के अंदर शिक्षा मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति के पास शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मार्जिनलाइज हो, अपलिफ्टेड हो, सभी के पास शिक्षा होनी चाहिए। हर किसी के पास पढ़ने का अधिकार है, हर किसी को शिक्षा देना भी सोशलिज्म के अंदर आता है। और इस चीज की वो बात कर रहे हैं। और इसके बाद वो गुड हेल्थ फैसिलिटीज की वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं गरीब हो या अमीर हो, मजदूर हो, चाहे मार्जिनलाइज हो, हर किसी के पास अधिकार होना चाहिए, हर किसी के पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए, हर किसी के पास अच्छे अस्पताल होने चाहिए, अस्पताल की फैसिलिटीज होनी चाहिए, हर किसी के पास ये फैसिलिटीज होनी चाहिए कि वो कल को वो बीमार हो गए तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो सके, उनके पास हेल्थ की फैसिलिटीज हो। इस चीज की वहां पे बात की जाती है। उसके बाद इसके अंदर आता है नॉन वायलेंस एंड गांधीयन इन्फ्लुएंस। मतलब कि वो नॉन वायलेंस की बात कर रही हैं। वो गांधी जी से बड़े इंस्पायर्ड हैं। वो कहते हैं कि देश के अंदर, लोगों के अंदर, समाज के अंदर वायलेंस नहीं होनी चाहिए, खून रेजी नहीं होनी चाहिए। हमें जो है वो नॉन वायलेंस की बात करनी है। अंदर वो कहते हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। उस चीज की वहां पे बात की जा रही है। तो ये सब डिस्कस करते हैं हम जेपी नारायण की सोशलिस्ट थॉट के अंदर। हम देखते हैं कि जेपी नारायण का क्या कहना है सोशलिज्म के अंदर और उनकी क्या थॉट है सोशलिज्म के अंदर, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके। तब तक आप सबको धन्यवाद।